शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, रेज्ड बाय वुल्व्स फिलहाल सिर्फ HBO मैक्स पर अवेलेबल है। इंडिया में अभी ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुआ। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। वीडियो थोड़ा लेट आया है क्योंकि HBO मैक्स के साथ मेरा करंट VPN का कोई इशू चल रहा था। लकीली एक्सप्रेस VPN से काम चल गया। ओके, सीजन 2। पिछले सीजन की एंडिंग में मदर और फादर उनके 7वें बच्चे यानी उस जायंट स्नेक को मारने की खातिर केपलर 22b के कोर में घुस गए थे। बट कोर की गर्मी से तबाह होने की बजाय सारे किसी तरह से टेलीपोर्ट होकर प्लैनेट के दूसरी छोर पर आ गए। केपलर 22b का ये साइड काफी हरा भरा यानी हैबिटेबल था, जहां एथियस्ट की एक कॉलोनी बसी थी। यहाँ बसे एथियस्ट खुद को द कलेक्टिव कहकर पुकारते थे। ये सारे भी अर्थ पर हुए द होली वॉर के सर्वाइवर्स हैं। यहाँ क्रैश लैंड होते ही द कलेक्टिव के मेंबर्स मदर, फादर, कैंपियन, उनके गोद लिए दूसरे बच्चे सू और पॉल को उठाकर अपने कैंप ले गए। मदर की टेस्टिंग करते हुए इन्हें पता चला कि ये कोई नॉर्मल मिथरेक ड्रॉइड नहीं बल्कि एक नेक्रोमैंसर है। मदर ने होश में आते ही क्लीवर नामी सोल्जर को बंदी बना लिया, पर तभी एक आवाज ने क्लीवर और मदर को मिलने के लिए बुलाया। सरप्राइजिंगली ये आवाज मदर को लामिया कहकर पुकार रही थी। आवाज के कहने पर क्लीवर मदर को एक बड़े से रूम में ले गया जहां ये सुपर कंप्यूटर AI रखा था। वो आवाज इसी AI की थी, द ट्रस्ट। इस AI को भी मदर के क्रिएटर ने ही बनाया था, तो टेक्निकली ये मदर AKA लामिया का भाई हुआ। एथियस्ट अगर वॉर जीत जाते तो वो ट्रस्ट को अर्थ का नया लीडर बनाते। किसी तरह ट्रस्ट भी लामिया की तरह केपलर 22b पर आ गया, यानी इसे द कलेक्टिव का लीडर या कंप्यूटर गॉड समझ लो। लामिया ने ट्रस्ट से इनडायरेक्टली नंबर 7 के बारे में पूछा। ट्रस्ट के हिसाब से इनको छोड़कर उस क्रैश लैंडिंग से कोई जिंदा नहीं बचा। ट्रस्ट से ऑफर मिलते ही लामिया द कलेक्टिव का हिस्सा बनने के लिए मान गई। ट्रस्ट ने पॉल को तो आजाद कर लिया, बट उसके पालतू चूहे को अपने पास रख लिया। पॉल को भी मार्कस की तरह ही सोल की आवाजें सुनाई देती थी। पिछले सीजन में इन्हीं आवाजों ने पॉल को बताया था कि सू उसकी असली मां नहीं बल्कि बहरूपिया थी। सू की शक्ल लेने से पहले इसने और मार्कस ने पॉल के पेरेंट्स को मार दिया था। अगर ये कुछ भी याद नहीं तो पहले जाकर सीजन 1 का रिकैप देख लेना। मदर को लगता है कि शायद वो आवाज किसी तरह का सिग्नल होगा जिसे ह्यूमंस के साथ साथ एंड्रॉइड्स भी सुन सकते हैं। मदर को वो आवाज सिर्फ वर्चुअल पॉड में सुनाई देती थी। जो भी हो, पॉल का दिमाग ठिकाने लाने सू उस सिग्नल के सोर्स को ढूंढ कर रहेगी। मदर ने सबसे झूठ कहा कि नंबर 7 पैदाइश के वक्त मारा गया। ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी उस जायंट स्नेक के बारे में पता चले। द कलेक्टिव ने इन सबको नए घर में शिफ्ट कर दिया, बट यहाँ के कुछ निवासी एंड्रॉइड्स को उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनाने से खुश नहीं थे। यहाँ रहना है तो बाकी सबकी तरह इन्हें भी ट्रस्ट के ऑर्डर्स मानकर डेली ड्यूटी करनी होगी। मदर के एक्सपीरियंस की वजह से ट्रस्ट ने उसे बच्चे संभालने का काम सौंप दिया। फादर और बाकी के बच्चे कम्युनिटी के लिए खाना ढूंढने चले गए। इसी दौरान पॉल और वीटा को कुछ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स मिले। कैंपियन ने चुपके से एक परिंदे का अंडा चुरा लिया। ये दोनों ही चीजें कलेक्टिव के रूल्स के सख्त खिलाफ थी। इन्हें एंशिएंट रेलिक्स या पेट्स रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। तो पॉल और कैंपियन ने डील की कि वो दोनों ही अपना सीक्रेट सबसे छुपा के रखेंगे। दूसरी तरफ मार्कस ने एक एथियस्ट शिप को गिराकर हाईजैक कर लिया। पिछले सीजन में नेक्रोमैंसर की आंखें गटकने के बाद से ही ये पूरी तरह से बदल चुका था। मार्कस इस बॉम्बर शिप के सिस्टम से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक एथियस्ट कॉलोनी को तबाह करने निकल पड़ा। बट द कलेक्टिव के बेस पर पहुंचते ही ट्रस्ट ने बॉम्बर शिप को क्रैश कर दिया। यह शिप सीधा जाकर एसिड वाटर में गिर गई। शिप के डिसॉल्व होने से ठीक पहले मार्कस किसी तरह से एसिड वाटर से बाहर निकल गया। बीच पर भटकते हुए मार्कस को कुछ एंशिएंट रेलिक्स और ये गुफा नजर आई। इन रेलिक्स के ऊपर मिथरेक प्रोफेसी वाला फेबल ट्री ऑफ लाइफ बना था। इस ट्री और सॉर्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे। गुफा के अंदर फर्स्ट फ्लोर की दीवार पर सोल का निशान यानी ये गोल्डन सन बना था, इंडिकेटिंग कि ये गुफा किसी जमाने में मिथरेक्स का चर्च वगैरह हुआ करती होगी। द कलेक्टिव मिथरेक प्रिजनर्स के साथ जानवरों से बुरा सलूक करते थे। ये मिथरेक्स को एक्सप्लोजिव वेस्ट पहनाकर उनसे जोखिम भरे काम करवाते थे, क्योंकि कलेक्टिव को उनकी जान की कुछ नहीं पड़ी। मिथरेक इंजीनियर डेसिमा और उसकी एंड्रॉइड बेटी व्रिल भी इन कैदियों में शामिल थी। अपनी ह्यूमन बेटी के मरने के बाद डेसिमा ने उसी के जैसे दिखने वाली ये एंड्रॉइड बनाई थी। द कलेक्टिव की कैद से आजाद होने की नाकाम कोशिश के बाद मार्कस ने इन दोनों की जान बचा ली। इनके एक्सप्लोजिव वेस्ट को डिसार्म करने के बाद मार्कस उन्हें इस गुफा में ले आया। पॉल और कैंपियन घर बैठे 7 लाए रिलिक की जांच कर रहे थे कि तभी फायर अलार्म बजने लगा। किसी ने इनके घर के बाहर आग लगाकर सोल का सिंबल बनाया था। इस हादसे के बाद सबकी रक्षा करने सू इनके लिए बंदूक ले आई,
बट मदर और फादर दोनों को ही खून खराबा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें पूरा यकीन था कि कलेक्टिव का जस्टिस सिस्टम इन्हें जरूर इंसाफ दिलाएगा। ये बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। कलेक्टिव ने गुनहगार को ऑलरेडी पकड़ लिया था। वो आंख टैमरलैन ने लगाई थी। मदर को इंसाफ दिलाने ट्रस्ट ने उसे पनिशर का रोल दे दिया, यानी आज लामिया बच्चों को पढ़ाने के बजाय टैमरलैन की कुटाई करेगी। लामिया ने ना चाहते हुए भी ट्रस्ट के कहने पर टैमरलैन को सजा दे दी। घर वापस जाकर मदर ने यह बात फादर को बताई, बट फादर तो अलग ही काम में बिजी था। वीटा को जो एंशिएंट रेलिक्स मिले थे वो एक्चुअल में किसी पुराने एंड्रॉइड के पार्ट्स थे। फादर के ऊपर इस एंड्रॉइड के पार्ट्स को जमा करके उसे फिर से एक्टिवेट करने का भूत सवार हो गया। मदर ने बच्चों का भरोसा बनाए रखने उनसे पनिशर वाली बात छुपाए रखी। मदर से मार पड़ने के बाद टैमरलैन ने उनके घर पर जाकर सबसे माफी मांगी। ट्रस्ट से मिली इस जिल्लत के बाद टैमरलैन के अंदर बगावत की आग जलने लगी। फादर कलेक्टिव के जस्टिस सिस्टम को देखकर काफी खुश था, बट इस इंसिडेंट के बाद कैंपियन थोड़ा परेशान हो गया। द कलेक्टिव के कड़क कानून से डरकर कैंपियन ने मदर को उनका सीक्रेट बता दिया कि खाने की तलाश करते वक्त पॉल को ये एंशिएंट रेलिक मिला था और कैंपियन ने एक परिंदे का अंडा चुरा लिया। मदर ने कैंपियन से वादा किया कि वो पॉल को कैंपियन का नाम नहीं बताएगी, यानी पॉल को लगेगा कि वो रेलिक मदर ने खुद ढूंढा है। कैंपियन ने उसे धोखा नहीं दिया और मदर चाहती है कि कैंपियन इस परिंदे के अंडे को वापस घोंसले में रख दे। उधर मार्कस ने सोल की आड़ में डेसिमा का दिल जीत लिया कि तभी इनकी मुलाकात टैमरलैन से हुई, जो हाल ही में कलेक्टिव को छोड़कर भागा था। मार्कस ने टैमरलैन को गुफा ले जाकर इसे भी अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे मार्कस सबको कन्वर्ट करना चाहता है। कैंपियन भरे अंधेरे में अंडा वापस रखने पेड़ पर चढ़ गया। नंबर 7 एके वो जायंट स्नेक भी यहाँ पर आया हुआ था। कैंपियन और नंबर 7 आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। जैसे ही मदर को पता चला कि कैंपियन अभी तक घर वापस नहीं आया, सारी फैमिली उसे ढूंढने चली गई। सब लोग अलग अलग होकर कैंपियन को ढूंढ रहे थे। मदर ने देखा कि कैंपियन जमीन पर बेहोश पड़ा था और नंबर 7 शायद उसे खाने की कोशिश में था, ऐसा मदर को लगा। ये देखकर मदर ने गुस्से में नंबर 7 को वहां से भगा दिया। सरप्राइजिंगली नंबर 7 के करीब आते ही मदर का चेस्ट और पेट लीक होने लग गया, मानो जैसे मदर की बॉडी अपने बच्चे को सामने देखकर उसका पेट भरना चाहती है। इतने बड़े सांप को आसमान में उड़ता देख सारे कावरे बावरे हो गए। कम्युनिटी के कुछ लोग डर के मारे कैबिन में घुस गए कि तभी वो कैबिन घसीटते हुए जाकर एसिड वाटर में गिर गया। देख के लग रहा था कि ये काम शायद नंबर 7 का ही होगा। इस हादसे में कलेक्टिव के 9 मेंबर्स की जाने गई, जिसमें एक बच्चा भी था। बस फिर क्या था, ट्रस्ट ने सबको सांप को ढूंढकर मारने का काम सौंप दिया। फादर मिथ्रेक कैदियों के सुसाइड स्क्वाड को लेकर सांप को मारने के मिशन पर चला गया। इन कैदियों में लूशियस भी शामिल था, वही बंदा जिसने पिछले सीजन में मार्कस को नेक्रोमैंसर की आंखें खिलाई थी। मदर ने सू की मदद से अपनी बॉडी को सील कर लिया, पर एक बार सील करने के बाद ये मिल्क सप्लाई परमानेंटली बंद हो जाएगा, तो अपेरेंटली ड्रॉइड्स भी उनके बच्चों को दूध पिला सकते हैं। एनीवेज, बॉडी सील करने के बाद मदर एक बड़ी सी बंदूक उठाकर नंबर 7 को मारने चली गई। मार्कस ने टैमरलैन और डेसिमा की मदद से एक कलेक्टिव टैंक हाईजैक कर लिया। टैंक के अंदर घुसते ही इन्हें पता चला कि कलेक्टिव किसी जायंट बायोमैकेनिकल सांप का पीछा कर रहे थे। इन्हें लगता है कि शायद ये सांप मिथ्रेक प्रोफेसी के साथ कनेक्टेड है। तो इस प्रोफेसी के हिसाब से मिथ्रेक का अनाथ मसीहा तलवार उठाकर उसके फॉलोअर्स को फेबल ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचाएगा। इनके हिसाब से वो बायोमैकेनिकल सांप ही प्रोफेसी वाली तलवार होगी। तो अगर मसीहा मार्कस ने सांप पर कब्जा कर लिया तो वो उसके फॉलोअर्स को फेबल ट्री ऑफ लाइफ या ट्री ऑफ नॉलेज तक पहुंचा देगा। व्रिल का सिस्टम क्रैश हो रहा था, तो डेसिमा ने उसे आराम करने गुफा भेज दिया। वापस जाते हुए व्रिल का सामना कुछ और कलेक्टिव से हुआ। व्रिल कलेक्टिव की पकड़ से तो बाल बाल बच गई, बट हमले में उसका एंड्रॉइड पैर जख्मी हो गया। यहीं उसकी मुलाकात कैंपियन और पॉल से हुई, जो सांप की तलाश कर रहे थे। पॉल के मना करने के बावजूद भी कैंपियन व्रिल की मदद करने के लिए मान गया। फिर इनके बीच डील हुई कि घर वापस पहुंचते ही मदद के बदले व्रिल अपने ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी सांप को ढूंढने में मदद करेगी। नंबर 7 को ट्रैक करते हुए मदर को उसकी स्किन मिली। ये देखकर मदर समझ गई कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर थी। एसिड वाटर वाले इंसिडेंट के बाद नंबर 7 का जिंदा रहना सबके लिए खतरा बन जाएगा। फिर मदर उस स्किन को जलाकर नंबर 7 को निपटाने चली गई और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 नंबर 7 की तलाश करते वक्त मदर की मुलाकात फादर के सुसाइड स्क्वाड से हुई। फादर नहीं चाहता कि मदर उस मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाले। अगर मदर को कुछ हो गया तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? बट ना, नंबर 7 को तो मदर ही मारेगी।
इतना बोलकर दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। इसी वक्त मार्कस की गैंग भी सांप को ढूंढ रही थी। सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने मार्कस ने टैंक से साउंड सिग्नल भेजा, बट सांप की बजाय ये आवाज फादर ने सुन ली और इस तरह से फादर और मार्कस एक दूसरे के सामने आए। मार्कस चाहता है कि फादर उसके मित्रेक कैदियों को आजाद करके मार्कस के हवाले कर दे, बट फादर बिना लड़े मार्कस के सामने हार नहीं मानने वाला। नेक्रोमेंसर की आंखें खाने के बाद से मानो मार्कस के अंदर सुपर पावर्स आ गए। मार्कस ने इस लड़ाई में बड़ी आसानी से फादर को हरा दिया और उसी के शॉक स्पीयर को कान में घुसाकर फादर को बेहोश कर दिया। मार्कस के इस नए रूप को देख लूशियस को छोड़कर बाकी सारे मिथरेक कैदी इसके साइड हो गए। कैंपिनर पॉल ने व्रिल को सही सलामत उसके घर पहुंचाया। यहाँ गुफा में बने सिंबल को देखकर दोनों समझ गए कि व्रिल मार्कस के साथ मिली हुई थी। पॉल नहीं चाहता कि कैंपियन व्रिल को और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, बट देख के लग रहा था कि कैंपियन भाई व्रिल के पैर में पूरी तरह से लट्टू हो गए। व्रिल ने कैंपियन को बताया कि डेसिमा ने किसी वजह से उसकी असली बेटी की गर्दन तोड़ दी थी। वेट व्हाट? इससे पहले कि कैंपियन कुछ समझ पाए वहां पर मार्कस और बाकी के मिथरेक्स आ गए। कैंपियन और पॉल बाल बाल इनकी नजरों से बचकर भाग निकले। दूसरी तरफ मदर ने कलेक्टिव के बिछाए जाल को तबाह कर दिया, क्योंकि इसे लगता है कि नंबर 7 इधर जमीन पर नहीं बल्कि माउंटेन के ऊपर छुपा होगा। क्लीवर ने मदर की कंप्लेंट करने ट्रस्ट को कांटेक्ट किया, बट मदर को सजा देने की बजाय ट्रस्ट ने उल्टा क्लीवर को मदद की मदद करने के लिए भेज दिया। कंप्यूटर लॉर्ड को मानने वाला एक एथियस्ट होने के बावजूद भी क्लीवर किसी वजह से आज भी चश्मा लगाता था। अगर ये चाहे तो ट्रस्ट इसकी आंखों का बड़ी आसानी से इलाज कर देगा। लगता है इस चश्मे के पीछे भी कोई लंबी कहानी होगी। एनीवेज, क्लीवर मदर की मदद करने के लिए मान तो गया, बट माउंटेन की खड़ी चढ़ाई चढ़ना इसके बस की बात नहीं थी, तो मदर अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर चली गई। मदर का शक बिल्कुल सही निकला। नंबर 7 यहीं पर छुपा हुआ था। नंबर 7 को अपने सामने देख उसे शूट करने की बजाय मदर ने एक परिंदे को चारा बनाकर उसके सामने कर दिया, और यहीं मदर को पता चला कि नंबर 7 खून का प्यासा नहीं बल्कि एक हर्बीवोर यानी वेजिटेरियन है। इसे परिंदे के मांस की बजाय स्पेस पंपकिन खाने में ज्यादा इंटरेस्ट था। ये देखकर मदर काफी खुश थे। फादर को होश में लाकर बच्चों ने उसे बताया कि मदर ने सांप को मारने की बजाय पास वाली गुफा में कैद करके रखा है। ये सुनते ही फादर गुस्से में मदर से मिलने चला गया। ट्रस्ट भी मदर के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, बट मदर को पूरा यकीन था कि उसका बेटा खून ही नहीं है। नंबर 7 के स्किन की जांच करने के बाद मदर को यह भी पता चला कि वो एसिड वाटर में जिंदा नहीं रह सकता, यानी एसिड वाटर वाले इंसिडेंट के पीछे किसी और जीव का हाथ था। वो काम नंबर 7 ने नहीं किया। फादर को लगता है कि मदर एक पैरासाइट को बचाने की खातिर सबकी जान खतरे में डाल रही है, बट मदर को अब नंबर 7 के बारे में कुछ नहीं सुनना। मदर से झगड़ने के बाद फादर वापस उस एंशिएंट एंड्रॉइड को रिपेयर करने चला गया। यहीं पर फादर की समझ आया कि उसके अंदर का व्हाइट फ्लूइड या फ्यूल इस रोबोट को फिर से एक्टिवेट कर सकता है, बट इस काम के लिए फादर को ढेर सारे फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट ने जबरदस्ती सू को सांप के सैंपल चेक करने का काम सौंप दिया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सू ट्रस्ट के ऑर्डर्स नहीं ठुकरा पाई। इस ऑर्गेनिक सिंथ हाइब्रिड सांप के सैंपल्स को चेक करते वक्त सू की समझ आया कि यह सांप ही मदर का नंबर 7 बच्चा होगा। सू के दिमाग में अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। एंड्रॉइड फ्यूल हासिल करने के चक्कर में फादर हंटर के साथ ट्रेड यार्ड चला आया। अगर फ्यूल चाहिए तो फादर को बिली के साथ लड़ना होगा। बिली एक मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल ड्रॉइड था, बट पब्लिक का सपोर्ट मिलते ही फादर ने फुल फॉर्म में आकर बिली को हरा दिया और ढेर सारे फ्यूल के डब्बे लेकर वापस चला आया। कैंपियन को लगता है कि नंबर 7 किसी अननोन शक्ति के साथ कनेक्टेड है। कैंपियन को पॉल जैसी स्पिरिचुअल बातें करता देख मदर ने उसे फौरन टोक दिया। एथियस्ट ऐसी बहकी बहकी दिव्य शक्ति वाली बातें नहीं करते। मदर को लगता है कि कैंपियन बड़ा होकर एथियस्ट का लीडर बनेगा। अगर लीडर बनना है तो कैंपियन को उसके विचार बदलने होंगे। द कलेक्टिव पॉल से पूछताछ करने उसे ट्रस्ट के पास ले गए। ट्रस्ट मार्कस को ढूंढ रहा था। अगले 24 घंटों में द कलेक्टिव मार्कस और उसके साथियों के खिलाफ सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च कर देंगे। अगर पॉल ने सब कुछ सच बता दिया तो ट्रस्ट उसे उसका चूहा लौटा देगा। पॉल ने ट्रस्ट से झूठ कहा कि उसे मार्कस के बारे में कुछ नहीं पता और वो आज भी मार्कस से उतनी ही नफरत करता है। यह सुनते ही ट्रस्ट ने पॉल को चूहा लौटा दिया, पर यह चूहा बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। हॉली को पूरा यकीन था कि ट्रस्ट ने जरूर इसके दिमाग में कोई चिप लगाई होगी। पॉल ने कैंपियन और हॉली को बताया कि उन्हें समय रहते मार्कस को चेतावनी देनी होगी, वरना अगले 24 घंटों में द कलेक्टिव मार्कस समेत उसके सारे सपोर्टर्स को मार देंगे, इंक्लूडिंग व्रिल। यह सुनते ही कैंपियन भी फौरन मान गया। फिर ये तीनों गुफा के बाहर छुपकर मार्कस पर नजर रखे हुए थे।
कि तभी मार्कस ने पॉल को देख लिया और बच्चों समेत सबको अंदर लेकर गुफा में चला गया। पॉल ने मार्कस को बताया कि द कलेक्टिव्स उन्हें मारने के मिशन पर निकले हैं। माना कि पॉल के असली पेरेंट्स को मार्कस और सू दोनों ने मिलकर मारा था, बट मार्कस के सोल के साथ कनेक्शन की वजह से पॉल ने उसे माफ कर दिया। बट पॉल एथियस्ट सू को कभी माफ नहीं कर सकता। एक और चीज, मार्कस उस ट्री ऑफ नॉलेज को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वो ट्री अभी तक उगा ही नहीं है। पॉल के मुताबिक ट्री के बीच उस एंशिएंट रेलिक में बंद थे जो पॉल से मदर ने छीन लिया। पॉल से वार्निंग मिलते ही मार्कस की गैंग वहां से भागने का प्लान बना रहे थे कि तभी पॉल के चूहे में स्टोर वायरस बॉम्ब फूट गया। यप, ट्रस्ट जानता था कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के बारे में सुनते ही पॉल सीधा भागते हुए मार्कस के पास जाएगा। इसीलिए जानबूझकर ट्रस्ट ने पॉल के पालतू चूहे में बायो वेपन फिट कर दिया था। वायरल बॉम्ब के फूटते ही पॉल और एक मित्र एक वायरस की चपेट में आ गए। नेक्रोमैंसर की आंखों की वजह से मार्कस पर इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ। मार्कस समझ गया कि ट्रस्ट ने ही पॉल को फंसाकर यहां भेजा होगा। पॉल ही ट्रस्ट का सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन था। मार्कस ने सबको वहां से दूर भेज दिया और पॉल की इन्फेक्टेड बॉडी को एक पत्थर पर लिटाकर सोल से प्रार्थना करने लगा। उस वायरस की वजह से पॉल की आंखें रेप्टाइल जैसी हो गई थी। मार्कस ने यह भी भांप लिया कि पॉल और कैंपियन को इनकी गुफा का रास्ता जरूर व्रिल ने दिखाया होगा। ना ही मार्कस इस एंड्रॉइड को इनके टीम का हिस्सा बनाता और ना ही इनके ऊपर यह मुसीबत आती। पॉल को इस हालत में देखकर कैंपियन मदर से मदद मांगने भाग गया। डेसिमा ने व्रिल को डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए कि जाकर कैंपियन को पकड़ ले। व्रिल उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं ठुकरा सकती। टैमलिन को व्रिल पर जरा भी भरोसा नहीं था, तो वो भी कैंपियन के पीछे चला गया। उधर फादर ने एंशिएंट एंड्रॉइड को फ्यूल से नहला दिया। पहले तो उस एंड्रॉइड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट फादर के बाहर जाते ही ड्रॉइड ने सारा फ्यूल चूस लिया। सू मदर से ये उगलवाने में लगी थी कि वह सांप ही मदर का नंबर 7 चाइल्ड है, बट मदर ने इसके सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मदर तो नंबर 7 के लिए कंट्रोल चिप बनाने में बिजी थी, जस्ट इन केस अगर वह सांप कंट्रोल के बाहर होकर तबाही मचाने लग जाए। कैंपियन का पीछा करते वक्त एसिड वाटर से निकले एक जानवर ने व्रिल का पैर पकड़ लिया। सरप्राइजिंगली ये जानवर दिखने में बिल्कुल सीजन 1 वाले जानवर की तरह था। व्रिल की जान बचाने की खातिर कैंपियन ने पत्थर उठाकर उस जानवर का सर फोड़ दिया। व्रिल ये देखकर काफी हैरान थी कि कैंपियन ने एंड्रॉइड को बचाने की खातिर एक जिंदा जीव की जान ले ली। यहीं पर कैंपियन को व्रिल की बॉडी से ये लीच या जोंक मिली। कैंपियन के इस बर्ताव को देखकर व्रिल ने उसे जाने दिया, पर तभी वहां टैमलिन आ गया। इससे पहले कि टैमलिन कैंपियन को पकड़ ले, उसके पीछे एक उड़ने वाली चमकती चीज आ गई। बस इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैंपियन वहां से भाग निकला। कैंपियन को लगा कि शायद वो लाइट सोल की थी। कैंपियन ने मदर को बताया कि पॉल को अर्जेंट मदद की जरूरत है। ट्रस्ट ने बायो बॉम्ब के जरिए पॉल को इन्फेक्ट कर दिया और सोल ने खुद अपना रूप दिखाकर कैंपियन की जान बचाई थी। ये सब सुनकर मदर फुल कंफ्यूज हो गई। व्रिल के वापस आते ही टैमलिन ने सबको बताया कि कैसे इस एंड्रॉइड ने डायरेक्ट ऑर्डर्स ठुकराकर कैंपियन को भागने दिया। ये सुनते ही डेसिमा ने मदर का बनाया ब्लेड लेकर व्रिल पर हमला कर दिया। डेसिमा ने गुस्से में व्रिल का सिंथेटिक चेहरा काट डाला। डेसिमा का ये रूप देखकर व्रिल पहाड़ी से कूदकर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद यहाँ पर पॉल के लिए मदर आ गई। पिछली बार सोल की आवाज सुनकर मार्कस ने मदर को जिंदा छोड़ दिया था, बट इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। नेक्रोमैंसर आइज से मिली पावर्स की मदद से मार्कस मदर पर भारी पड़ने लगा कि तभी कैंपियन ने मार्कस का ध्यान भटकाया। यही मदर को पता चला कि मार्कस को ये सुपर पावर सोल से नहीं बल्कि नेक्रोमैंसर की आंखों से मिले थे। मदर ने फौरन मार्कस को गिराकर नेक्रोमैंसर की आंखें उसके पेट से बाहर निकाली। आंखें वापस मिलते ही मदर नेक्रोमैंसर का अवतार लेकर पॉल को उठाकर कलेक्टिव के बेस चली गई। कलेक्टिव ने मदर को रोकने की काफी कोशिश की, बट जैसे ही ट्रस्ट को पता चला कि मदर को नेक्रोमैंसर की आंखें वापस मिल गई, उसने सबको सरेंडर करने के लिए बोल दिया। इन्फेक्टेड पॉल को सू के हवाले करके मदर ट्रस्ट से मिलने चली गई। अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिव के पास उस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं था और ट्रस्ट का एल्गोरिदम इतना स्ट्रिक्ट है कि वो चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकता। मदर ने ट्रस्ट को शट डाउन करने की धमकी दी, बट ट्रस्ट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो मदर की मदद नहीं कर सकता। शट डाउन होने से पहले ट्रस्ट ने मदर को याद दिलाया कि अपने बच्चों की सेवा करना और ह्यूमैनिटी की सेवा करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर पूरी इंसानियत की सेवा करनी है तो कुर्बानी देनी होगी, यानी इनके क्रिएटर की आइडियोलॉजी है। ट्रस्ट को शट डाउन करने के बाद मदर ने खुद को कलेक्टिव का टेम्पररी लीडर घोषित कर दिया। जब तक इन्हें कोई काबिल ह्यूमन कैंडिडेट नहीं मिल जाता, कलेक्टिव को मदर संभालेगी। मदर के इस फैसले से ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स नाखुश थे, बट इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या था।
नेक्रोमेंसर की आंखें खोने के बाद मार्कस पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उसके चेहरे वाली नसें भी गायब हो गई और डेसिमा को लगता है कि मार्कस अब बदल गया। फादर ने देखा कि उसके एंशिएंट एंड्रॉइड का कोई अता पता नहीं था। भाई को देख के लग रहा था कि शायद मदर ने वो एंड्रॉइड कहीं गायब कर दिया। तभी बाहर से आ रही तेज रोशनी को देखकर फादर ने दरवाजा खोला। सामने एक चमकती हुई फिगर यानी वो एंशिएंट एंड्रॉइड हवा में उड़ रही थी। कैंपियन ने भी इसे ही जंगल में देखा था। उस एंड्रॉइड को देखकर फादर की आंखें भी चमकने लगी। और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5। उस वायरस ने पॉल के आसपास एक ककून बना दिया था। अगले 24 घंटों में पॉल की बॉडी पिघल कर एक सांप में बदल जाएगी। इसीलिए इन्फेक्ट होते ही पॉल की आंखें रेप्टाइल जैसी दिख रही थी। काफी अजीब सा वायरस है भाई। मदर को पॉल की कंडीशन से ज्यादा उस वायरस के म्यूटेशन सिस्टम में इंटरेस्ट था। मदर का ये रिएक्शन देखकर सू काफी गुस्सा थी। फादर को होश आते ही उसने देखा कि उसकी साइड प्रोजेक्ट एंड्रॉइड अब पूरी तरह से रिस्टोर हो गई। इस एंड्रॉइड का थोड़ा मूड चेंज करने फादर ने उसे जोक सुनाया। जोक सुनते ही वो एंड्रॉइड अजीब से ऑटो ट्यून वॉइस में हंसने लगी। फादर इस एंशिएंट एंड्रॉइड के पहने नकाब को देखकर काफी क्यूरियस था। जल्दी फादर के समझ आ गया कि यह नकाब या व्हील एंड्रॉइड के बिल्ड का ही पार्ट था। रिस्टोरेशन के वक्त भी एक बार फादर ने यह पर्दा हटाने की नाकाम कोशिश की थी। फादर उस एंड्रॉइड का चेहरा देखने उतावला हो रहा था कि तभी उसे मदर ने बुलवा लिया। फादर को छुप छुप कर आता देख मदर समझ गई कि वो जरूर इससे कुछ छुपा रहा था। हॉली को ढूंढते वक्त मदर को उसका छोड़ा होलोग्राफिक मैसेज मिला, जिसमें हॉली साफ साफ कह रही थी कि वो अब मार्कस के मिथरेक ग्रुप का हिस्सा बन गई। इसे वापस मदर और फादर के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा होगा अगर वो दोनों भी हॉली का पीछा छोड़ दें। हॉली के मुताबिक मदर और फादर ने बच्चों को जबरदस्ती उनके साथ किडनैप करके रखा था। देखा जाए तो हॉली ठीक कह रही थी। मदर को लगता है कि फादर के साइड प्रोजेक्ट के डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही उनके बच्चे काबू से छूट रहे थे। हॉली को ढूंढकर सही सलामत घर लाने की जिम्मेदारी फादर की होगी। मदर के लीडर बनने के बाद से ही कलेक्टिव भी पूरी तरह से बिखर चुका था। कलेक्टिव के मैक्सिमम मेंबर्स रातों रात बेस को छोड़कर कहीं भाग गए। डिलीवरी होते ही टेम्पेस अपना बच्चा उन्हीं में से कुछ लोगों के हवाले करने वाली थी, यानी टेम्पेस को उसके बच्चे की परवरिश मदर से कतई नहीं करवानी। हंटर और टेम्पेस पॉल की कंडीशन को लेकर बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें फादर के शेड से आवाजें सुनाई दी। फिर ये दोनों फौरन शेड की तलाशी लेने अंदर चले गए, जहां उनकी मुलाकात उस एंशिएंट एंड्रॉइड से हुई। वो एंड्रॉइड इन दोनों के सामने एकदम स्टैचू बनकर खड़ी थी। पहले इन्हें लगा कि शायद फादर ने अभी तक इस एंड्रॉइड को एक्टिवेट नहीं किया होगा। हंटर को इस झोल झपाटी में नहीं पड़ना था, तो वो वहां से चला गया। टेम्पेस्ट के पास आते ही वो एंड्रॉइड उसके बच्चे को स्कैन करने लगी। एंड्रॉइड के नकाब पर लाइव सोनोग्राफी का डेमो देखकर टेम्पेस्ट भी डर के मारे वहां से भाग गई। मदर एंटीडोट की जानकारी उगलवाने क्लीवर को टॉर्चर कर रही थी, बट कोई फायदा नहीं था। इसे शायद वाकई में एंटीडोट के बारे में कुछ नहीं पता। इसी टॉर्चर सेशन के दौरान क्लीवर का चश्मा टूट गया। क्लीवर ने मदर को बताया कि यह चश्मा उसके भाई की निशानी है। मदर ने फौरन क्लीवर पर साइकोलॉजिकल अटैक किया, जिसके बाद क्लीवर को लगा कि नहीं, ये चश्मा तो उसके पापा की आखिरी निशानी है। बेसिकली मदर यहाँ क्लीवर को ये जताना चाहती है कि जिस तरह से एंड्रॉइड रीप्रोग्राम होते हैं, उसी तरह से ह्यूमंस को भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यानी क्लीवर की ट्रस्ट के साथ की लॉयल्टी शायद इसी रीप्रोग्रामिंग का नतीजा होगी। ये सुनते ही क्लीवर पूरी तरह से टूट गया। बाहर से तो मदर ने इसे तोड़ ही दिया था, ये अब अंदर से भी टूट गया। फादर ने लूशियस के साथ डील की कि अगर इसने हॉली को ढूंढने में फादर की मदद की तो वो बदले में मार्कस को लूशियस के हवाले कर देगा। साथ ही साथ लूशियस को कैद से आजादी भी मिल जाएगी। पॉल को बचाने की कई नाकाम कोशिश करने के बाद सू की भी समझ आ गया कि अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सू फौरन मेडिक ड्रॉइड को बाहर भेजकर सोल से प्रार्थना करने लगी। सू जानती थी कि सोल कोई भगवान नहीं बल्कि एआई या एलियन मशीन सिग्नल होगा। जो भी हो, सू को उसके वजूद पर पूरा भरोसा था। सू ने फौरन पास रखी रोजरी उठाकर सोल से पॉल की जान की भीख मांगी। अगर सोल ने पॉल की जान बचा ली तो वह बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार थी। सभी सू को विजन से हेलुसिनेशंस आए कि ये लीचेस या जोंक पॉल की जान बचाने में इसकी मदद कर सकते हैं। वही लीचेस जो पिछले एपिसोड में कैंपियन को मिले थे। मेडिक ड्रॉइड ने सू को बताया कि ये स्पेसिफिक टाइप के लीचेस सिर्फ और सिर्फ एसिड वाटर में रहने वाले जानवरों पर मिलते हैं। ये सुनते ही सू कैंपियन के साथ उन जानवरों को पकड़ने चली गई। कैंपियन की मदद से बिना किसी जानवर की जान लिए सू ने वो लीचेस हासिल कर लिए और विजन्स के मुताबिक लीचेस को ले जाकर ककून के ऊपर रख दिया। दूसरी तरफ डेसिमा का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहा था कि शायद मार्कस एक फेक प्रॉफिट था।
इसी फेक प्रॉफिट को खुश करने के चक्कर में इसने व्रिल को मार दिया था। डेसिमा चाहती है कि मार्कस अपने आप को साबित करने कलेक्टिव पर हमला बोल दे ताकि ये लोग ट्रेंटुला में रखे बीज हासिल करके ट्री ऑफ नॉलेज को उगा सके। बट नेक्रोमैंसर की आंखें खोने के बाद मार्कस को अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। डेसिमा की बातों से परेशान होकर मार्कस टैंक से बाहर आ गया। डेसिमा और मार्कस सीड्स को लेकर झगड़ रहे थे तो हॉली और जस्टिना मिथ्रेक के रेलिक्स को लेकर लड़ रहे थे। डेसिमा को भी लगता है कि रेलिक्स बस मिथ्रेक्स की बनाई झूठी कहानियां हैं। याद है ना, ये किंग रोमुलस का दांत हॉली को पिछले सीजन में मिला था। बस तब से हॉली इस रेलिक को अपने गले में पहन रही थी। डेसिमा चाहती थी कि हॉली इस फेक रेलिक को उतार कर फेंक दे, बट हॉली ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। फिर मामले को शांत करने मार्कस ने हॉली से वो दांत ले लिया क्योंकि टेक्निकली ये रेलिक किंग के लिए बना था। अब हॉली अपने प्रॉफिट को कैसे मना कर सकती थी। तभी इनकी नजर पहाड़ी पर बने पेंटागोनल टेम्पल पर पड़ी, बिल्कुल सीजन 1 वाले टेम्पल की तरह। बट ये टेम्पल आधा टूटा हुआ था। टेम्पल के पास जाकर सबने देखा कि अंदर एक लंबी सुरंग बनी हुई थी। टेम्पल में बने सुराग में हाथ लगाकर मार्कस ने एक चेन मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। आसपास बने सिंबल्स को पढ़कर जस्टिना ने भांप लिया कि शायद ये टेम्पल किसी तरह के ट्रायल्स के लिए बनाया गया होगा। डेसिमा के भड़काने के बाद मार्कस इस ट्रायल को पूरा करने के लिए मान गया। चेन पर लटकी पेंटागोनल लिफ्ट में बैठकर मार्कस धीरे धीरे सुरंग के नीचे जाने लगा। एक लंबे सफर के बाद वो लिफ्ट किसी ऑब्जेक्ट को टकराकर रुक गई। मार्कस ने देखा कि वो लिफ्ट सांप की हड्डियों के ढांचे पर टिकी थी। मार्कस हड्डियों पर पैर रखकर आगे की सुरंग में चला गया कि तभी वो सांप का ढांचा टूटकर नीचे गिर गया। शायद ये रास्ता भी सीधा प्लैनेट के कोर को जाता होगा। सामने की सुरंग को पार करने मार्कस को यह हड्डियों से बनी दीवार तोड़नी होगी। इस पूरे एपिसोड में हड्डियां ही हड्डियां भरी थी। ऊपर मार्कस की टीम बारिश में खड़े प्रार्थना कर रहे थे कि तभी व्रिल ने इन पर हमला कर दिया। डेसिमा के हमले के बाद से ही व्रिल का सिस्टम अब पूरी तरह से करप्ट हो गया था। व्रिल ने हॉली को छोड़कर बाकी सारे मिथ्रेक्स को मार दिया। डेसिमा ने टैंक में बैठकर यहां से भागने की कोशिश की थी, बट व्रिल ने उसे पकड़ लिया और अपनी तरह ही डेसिमा का चेहरा काटकर उसे चेन से लटका दिया। डैम। हड्डियों की दीवार को पार करते ही मार्कस को एक एलियन बॉडी दिखी। बॉडी की जांच करते वक्त मार्कस को यह कार्ड रेलिक मिला जो बाकी मिले कार्ड्स के मुताबिक काफी अच्छी कंडीशन में था। मार्कस के छूते ही वो एलियन होश में आ गया। एलियन के कांटेक्ट में आते ही मार्कस के गले में लटका रोमुलस टूथ चमकने लगा। मार्कस ने फौरन वो रेलिक निकालकर जमीन पर फेंक दिया। फिर रोमुलस टूथ से कोई गैस निकलकर उस एलियन की बॉडी में घुस गई और कुछ देर बाद ही वो एलियन सीजन 1 वाले जानवर में बदल गया। सीजन 1 में हमें पता चला था कि इस प्लैनेट पर रहने वाले ह्यूमंस या प्रजाति किसी वजह से डिवॉल्व होकर इस तरह के जानवरों में बदल गए। आई थिंक इस एपिसोड में हमने उसी डिवोल्यूशन को फास्ट फॉरवर्ड में होते देखा, यानी रोमुलस टूथ का इस केप्लेट 22b पर हुए डिवोल्यूशन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था। एनीवेज, जानवर का रूप लेते ही उस एलियन ने मार्कस पर हमला कर दिया। धीरे धीरे वो लिफ्ट मार्कस को छोड़कर ऊपर जा रही थी। मार्कस समय रहते उस जानवर को मारकर लिफ्ट के अंदर बैठ गया। ऊपर आते ही मार्कस ने देखा कि हॉली को छोड़कर इसकी सारी टीम मारी गई। मार्कस और हॉली सबका अंतिम संस्कार कर रहे थे कि तभी वहां पर फादर और लूशियस आ गए। लूशियस वहीं पर मार्कस को मारना चाहता था, बट हॉली की खातिर फादर ने उसे रोक लिया। फादर ने लूशियस से वादा किया कि कैंप वापस पहुंचते ही वो मार्कस को उसके हवाले कर देगा। बच्ची के सामने कोई खून खराबा मत करना। लीचेस वाला इलाज काम कर गया। पॉल अब पूरी तरह से रिकवर हो गया था। एटलीस्ट दिखने में तो ये 100% फिट लग रहा है। सू ने इसे बताया कि लीचेस के बारे में इसे सोल ने हिंट दी थी। ये सुनते ही पॉल काफी खुश हुआ कि फाइनली सू भी सोल को मानने लग गई। लेकिन सू ने एक बात साफ क्लियर कर दी कि वो सोल को गॉड नहीं मानती। इसे अब भी लगता है कि वो सिग्नल या आवाजें कोई एलियन भेज रहा था। पॉल को नींद लगते ही सू को कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सू को टेंटुला में रखे बीज को बोने का ऑर्डर दे रही थी। पॉल को ठीक होता देख सू ने उस आवाज से वादा किया कि हाँ, वो बीज बोने का काम कर देगी। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6, सू ने मेडिकल एंड्रॉइड को डिसेबल करके टेरेंटुला से रेलिक चुरा लिया। रेलिक को हाथ में उठाते ही सू को फिर से वो प्लांट द सीड वाली आवाजें सुनाई देने लगी। मार्कस की तलाशी लेते वक्त लूशियस को उसके पास से ये कार्ड मिला जो मार्कस ने टेम्पल की गुफा से उठाया था। लूशियस को पूरा यकीन था कि मार्कस सोल समझकर किसी अलग ही एलियन सिग्नल का गुलाम बन गया है। मदर ने कैंपियन को बताया कि अगर आगे चल के उसे एथियस्ट का लीडर बनना है तो अभी से उनके दिल में जगह बनाना शुरू कर दे। मदर के कहने पर कैंपियन ने जबरदस्ती एथियस्ट को हंसाने की कोशिश की। काफी पेनफुल सीन था ये, बेचारा।
फादर की तरह ही हंटर भी एक सीक्रेट एंड्रॉइड मिशन पर काम कर रहा था ताकि इनके ग्रुप से अलग होने के बाद कोई तो इसकी रक्षा कर सके। टेम्पेस्ट की जांच करने पर मदर और सू को पता चला कि अगले बस कुछ ही दिनों में टेम्पेस्ट उसके बेबी को जन्म देने वाली थी। ये सुनते ही टेम्पेस्ट फुल ऑन पैनिक मोड में चली गई। वो अपने बच्चे को मदर और फादर के हवाले नहीं करना चाहती थी और ना ही टेम्पेस्ट खुद बच्चे को संभालना चाहती है, क्योंकि टेम्पेस्ट के हिसाब से ये बेबी हमेशा उसे रेपिस्ट ऑथो की याद दिलाएगा। लेकिन मदर ने इससे वादा किया कि एक बार बच्चे को हाथ में लेते ही टेम्पेस्ट सारी नफरत भूल जाएगी। मदर को इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बावजूद वो खुद भी नंबर 7 को नहीं मार पाई। टेरेंटुला ऑफिस पहुंचते ही पॉल ने मार्कस को गले लगा लिया। मदर ने मार्कस को ऑफर दिया कि अगर वो इन बच्चों के सामने सोल के वजूद को झुटला देगा तो बदले में मदर मार्कस को आजाद कर देगी। मार्कस ने कबूल किया कि हाँ, मदर ठीक कह रही है। मार्कस के पास अब कोई सुपर पावर्स नहीं थे, लेकिन सोल पर भरोसा करने के लिए आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं। यह सुनते ही मदर ने गुस्से में मार्कस को जेल भिजवा दिया, जो कि लूशियस और फादर के बीच हुए डील के एकदम उल्टा था। मदर ने लूशियस को बताया कि मार्कस के जेल से छूटने या भागने तक इसे वेट करना होगा। लूशियस का फिर से एक बार कट गया। सू ने मदर को बताया कि उन्हें मार्कस को जिंदा रखना चाहिए, वरना फालतू में सोल के सपोर्टर्स उसे शहीद घोषित कर देंगे। उस वायरल बॉम्ब वाले हादसे के बाद से पॉल को पूरा भरोसा था कि मार्कस ही उनका प्रॉफिट है। जंगल में चमकती रोशनी को देखने के बाद कैंपियन भी धीरे धीरे सोल का सपोर्टर बन गया था। पॉल को लगता है कि मार्कस को आजाद करने कैंपियन को इनकी मदद करनी चाहिए। कैंपियन ने मदर को समझाने की कोशिश की कि मार्कस को जेल में बंद रखना लोगों की नजरों में इन्हें कमजोर दिखा रहा है। मार्कस को आजाद करते ही सोल के सपोर्टर्स समझ जाएंगे कि एथियस्ट मार्कस जैसे फेक प्रॉफिट से बिल्कुल नहीं डरते। मदर को कैंपियन की सोच काफी अच्छी लगी, बट सोल को झुटलाने तक वो मार्कस को नहीं छोड़ने वाली। फादर को भी लगता है कि मार्कस को आजाद करना सही नहीं। कैंपियन ये कैसे भूल गया कि मार्कस एक मर्डरर है जिसने मदर और फादर को भी मारने की कोशिश की थी। तभी अचानक से फादर के एंशिएंट एंड्रॉइड ने हाथ आगे करके कैंपियन को अपने पास बुलाया। कैंपियन के टच करते ही वो एंड्रॉइड एंशिएंट मित्रेक भाषा में बड़बड़ाने लगी। देख के लग रहा था कि कैंपियन ने किसी तरह उस एंड्रॉइड को एक्टिवेट कर दिया। मदर ने कैंपियन का नाम उसके क्रिएटर के नाम पर रखा था। मदर के ओरिजिनल बच्चों में से कैंपियन इकलौता सर्वाइवर है, तो हो सकता है कि कैंपियन सीनियर ने इस छोटे कैंपियन के अंदर अपनी कोई छाप छोड़ी हो। एक्टिवेट होते ही वह एंड्रॉइड गोल्डन लाइट में चमकने लगी। कैंपियन फौरन समझ गया कि जंगल में सोल ने नहीं बल्कि इस एंड्रॉइड ने उसकी जान बचाई थी। कुछ देर बाद यहाँ पर मदर भी आ गई। कैंपियन और फादर ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि इस एंड्रॉइड से इन्हें कोई खतरा नहीं, इसी ने जंगल में कैंपियन की जान बचाई थी। और कैंपियन ने इस एंशिएंट एंड्रॉइड को नया नाम भी दे दिया, ग्रैंड मदर। कैंपियन ने फिर से ग्रैंड मदर को हाथ लगाकर मदर को गोल्डन ग्लो वाला डेमो दिया। ये देखकर मदर सीधा नेक्रोमेंसर मोड में चली गई और ग्रैंड मदर को डीएक्टिवेट कर दिया। सरप्राइजिंगली ग्रैंड मदर के अंदर भी मदर की तरह ही डार्क फोटोन प्रोसेसर लगा था। फादर ने इसे प्लांट की तरह एंड्रॉइड फ्यूल पिला पिलाकर उगाया था। एंड्रॉइड की इस अजीब से रीजनरेशन प्रोसेस की वजह से फादर ने इस टेक्नोलॉजी को बोटानी टेक का नाम दिया। फादर और कैंपियन को लगता है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो जबरदस्त तरक्की कर सकते हैं। ग्रैंड मदर और कैंपियन का रिलेशन देखकर मदर काफी खुश थी कि चलो फाइनली इसका सोल पर से विश्वास तोड़ गया। फिर मदर ने कैंपियन को बाहर भेजकर फादर से इस ड्रॉइड के बारे में पूछताछ की। फादर ने इसे बताया कि ग्रैंड मदर एंशिएंट मिथरेक में बात कर रही थी। मदर के ट्रांसलेट करने पर पता चला कि ग्रैंड मदर फादर को उसके नकाब के बारे में पूछ रही थी कि फादर ने अपना नकाब क्यों नहीं पहना। मदर को लगता है कि इस एंड्रॉइड की मेमोरीज को एक्सेस करके इन्हें केपलर 22b के एंशिएंट निवासियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या पता मेमोरीज में इन्हें शायद सोल के सिग्नल के बारे में भी कोई जानकारी मिल जाए, वही सिग्नल या आवाज जो मार्कस, पॉल और सू को सुनाई दे रही थी। और फादर के हिसाब से वही सिग्नल जिसने मदर के अंदर नंबर 7 को पैदा किया था। बट फादर को नहीं लगता कि ग्रैंड मदर का उस ईविल सिग्नल के साथ कोई कनेक्शन होगा। सू ने जेल जाकर मार्कस को सोल का किस्सा सुनाया कि उसे भी सोल की आवाजें सुनाई दे रही थी। पॉल की जान बचाने के बदले सू सोल के कहने पर बीज बो देगी। अर्थ पर सोल बस एक कहानी थी, बट केपलर 22b पर सोल एक सच्चाई है। ट्री के उगते ही सू और पॉल मार्कस को भी छुड़ा देंगे। टेरेंटुला में मदर और फादर उस एंशिएंट एंड्रॉइड के मेमोरीज एक्सेस कर रहे थे। ग्रैंड मदर के अंदर हजारों साल का डेटा स्टोर था। इस एंड्रॉइड का बाकी हार्डवेयर तो बिल्कुल मदर की तरह था, बट वेपन सिस्टम की जगह ग्रैंड मदर के अंदर कोई अलग ही सिस्टम लगा था। ऐसा सिस्टम जिसे इन दोनों ने आज तक नहीं देखा।
फादर और ग्रैंडमदर का कनेक्शन देखकर मदर थोड़ी जलस लग रही थी। एनीवेज, जब तक इन्हें सब कुछ पता नहीं चल जाता, ये ग्रैंडमदर को उनके बच्चों से दूर रखेंगे। उधर पॉल और सू सीड रेलिक को खोलने की कोशिश कर रहे थे। फादर का रिएक्शन देखकर लगा कि शायद उसे इसकी भनक लग गई। रेलिक के साथ चली छेड़खानी को नंबर 7 ने भी महसूस किया। नंबर 7 बेचैन होकर जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। कैंपियन उसे शांत करने केव के अंदर चला गया, बट नंबर 7 ने कैंपियन को धक्का देकर गिरा दिया। सिग्नल मिलते ही मदर भी यहाँ चली आई। सू का लेजर कटिंग असिस्टेंट रेलिक को खोलने से पहले ही टूट गया और नंबर 7 भी शांत हो गया। कैंपियन को कोने में पड़ा देखकर मदर नंबर 7 पर बरस पड़ी। मदर से डांट पड़ते ही नंबर 7 ने सर झुकाकर उससे माफी मांगी। लेजर कटर से उस रेलिक को खरोच तक नहीं आई। पॉल को लगता है कि रेलिक को खोलने शायद इन्हें मार्कस की जरूरत पड़ेगी। मे भी किसी तरह से तीनों मिलकर ही रेलिक को खोल सकते हैं। अगले ही दिन टेम्पेस्ट की डिलीवरी होने वाली थी। उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ये मार्कस को कैद से छुड़ा लेंगे। मदर ने टेम्पेस्ट को ये इमरजेंसी बीपर दिया, जिसकी आवाज सिर्फ मदर ही सुन सकती है, जस्ट इन केस अगर टेम्पेस्ट अचानक लेबर में चली जाए। फादर अकेला ग्रैंडमदर की जांच कर रहा था। ग्रैंडमदर की मेमोरीज में उन एसिड वाटर वाले जानवरों के बारे में भी डेटा था। तभी अचानक ग्रैंडमदर फिर से एक्टिवेट होकर फादर से इंग्लिश में बात करने लगी, क्योंकि फादर को दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती और ना ही इसने ग्रैंडमदर की तरह कभी कोई नकाब पहना था। फादर ने ग्रैंडमदर को उनके मिशन के बारे में बताया कि वो और उसकी पार्टनर एंड्रॉइड यानी मदर साथ मिलकर केपलर 22b पर एथियस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को रीस्टार्ट करना चाहते थे। ये सुनकर ग्रैंडमदर काफी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ग्रैंडमदर को लगता है कि वो फादर की पार्टनर है। फादर ने ग्रैंडमदर को समझाया कि ऐसा नहीं है, पगली मरवाएगी क्या, मदर इसकी पार्टनर है और करंटली इस प्लैनेट पर बस कुछ 100 ह्यूमंस ही जिंदा होंगे। फिर फादर से टेम्पेस्ट के बीबी के बारे में सुनते ही ग्रैंडमदर फिर से डीएक्टिवेट हो गई। सू ने मौका देखकर मार्कस को जेल से छुड़ा लिया। जाने से पहले मार्कस ने क्लीवर से वादा किया कि ट्री ऑफ नॉलेज के फल को खाते ही इसका दिमाग ठीक हो जाएगा और वो अपने ट्रस्ट के साथ वाली सारी वफादारी भूल जाएगा। फिर मार्कस, सू और पॉल साथ मिलकर बीज बोने चले गए। प्रेग्नेंट टेम्पेस्ट घर से भागकर एसिड वाटर के किनारे चली गई। शायद ये बच्चे को जन्म देते ही मारना चाहती थी। टेम्पेस्ट ने किनारे पर जाकर अकेले बच्चे को जन्म दिया, बट बेबी को हाथ में लेते ही टेम्पेस्ट ने अपना इरादा बदल दिया। मदर बिल्कुल ठीक कहती थी। हंटर उसके ड्रॉइड के साथ टेम्पेस्ट को ढूंढते हुए यहाँ चला आया, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। एसिड वाटर से निकली एक बड़ी सी फीमेल क्रिएचर ने टेम्पेस्ट से उसका बेबी छीन लिया। लगता है ये फीमेल एसिड वाटर जानवरों की मदर फिगर होगी, क्योंकि ये शो मदरहुड पर बहुत फोकस करता है। उस फीमेल ने टेम्पेस्ट को एसिड वाटर से जलाकर बेबी को सुरक्षित अपने बॉडी में रख लिया। टेम्पेस्ट ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। हंटर ने किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। इतने बड़े फेलियर के बाद मदर काफी नाराज थी। उसे लगता है कि फादर बिल्कुल ठीक कह रहा था। इंसानों के साथ रह रहकर ये एंड्रॉइड भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं। पता नहीं गुस्से में या किसी और रीजन से, बट मदर की बॉडी लीक करने लग गई। सू के असिस्टेंट को हैक करके मदर ने यह पता लगाया कि वो मार्कस के साथ मिलकर पॉल को लेकर भाग गई। सू को ढूंढते हुए मदर लूशियस से मिली। पहले ऐसे लगा कि शायद मदर इसे यहाँ मारने आई थी, बट मार्कस की भागने की खबर सुनते ही लूशियस मदर की मदद करने के लिए मान गया। इसे मार्कस की जान से कोई लेना देना नहीं था, बट वो नहीं चाहता कि बाकी भटके मिथरेक्स की तरह सू और पॉल उनकी जान भी गंवा दें। लूशियस ने मदर को वो कार्ड दिखाया। अपेरेंटली ये कोई वार्निंग कार्ड था, आने वाले खतरे की चेतावनी। मदर ने फौरन कैट को स्कैन करके वो वार्निंग पढ़ ली। आधी रात को अचानक पॉल की नींद खुली। पॉल को वापस सुलाने सू उसके लिए सोल की लोरी गाने लगी। पॉल तो फौरन सो गया, बट लोरी के बोल सुनकर वो रेलिक धीरे धीरे खुलने लगा। रेलिक के खुलते ही सू ने उसमें रखे बीज को हाथ में उठा लिया। कुछ देर बाद ही वो बीज पिघल कर सू की बॉडी में घुस गया। यप, दिस इज रेज्ड बाय वुल्फ। यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, बीज बोना भी नहीं। बीज के कंट्रोल में आते ही सू धड़ाधड़ जमीन खोदने लगी। अगली सुबह नींद से जागते ही पॉल ने देखा कि वहां सू का कोई अता पता नहीं और वो रेलिक खुला पड़ा था कि तभी इसकी नजर सामने उगे ट्री पर पड़ी। ट्री ऑफ नॉलेज को देखकर पॉल ने फौरन मार्कस को नींद से जगाया। फिर ये दोनों चलते हुए उस ट्री को देखने चले गए। पॉल अब भी सू को ढूंढ रहा था कि तभी मार्कस ने सामने पड़े फल को देखा। मार्कस समझ गया कि यह फल जरूर इसी ट्री का होगा। मार्कस उस फल को खोलकर खा गया, जो दिखने में बड़े से अखरोट में रखे दिमाग जैसा लग रहा था। फल को खाते ही जमीन से कोई एनर्जी निकलकर ट्री के अंदर दौड़ने लगी। ये देखकर मार्कस की आंखों में आंसू आ गए। उस ट्री के अंदर से दिल के धड़कने जैसी आवाज आ रही थी
और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7, पॉल ट्री ऑफ नॉलेज के फल लेकर कैंप चला गया क्योंकि प्रोफेसी के हिसाब से इस फल को खाने वाले का दिमाग खुल जाएगा और उसके सोल को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉल ने सबसे झूठ कहा कि उसे ये फल सेक्टर 7 से मिले थे जो खाने में एकदम सेफ हैं। पॉल से कंफर्मेशन मिलते ही सबने लाइन लगाकर फल को खाना शुरू कर दिया। अब तक मार्कस और पॉल दोनों समझ गए थे कि सू ही वो ट्री ऑफ नॉलेज है। शायद इसीलिए पॉल यहाँ पर थोड़ा परेशान लग रहा था। फिलहाल उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। कैंपियन को छोड़कर बाकी सारे इस फल को बड़े चाव से खा रहे थे। ये देखकर पॉल वापस मार्कस के पास चला गया। फिर दोनों मिलकर कॉलोनी पर नजर रखने लगे। अनफॉर्चुनेटली फल को खाने के बाद भी किसी पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। शायद ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो। मार्कस और पॉल भी एकदम ठीक ठाक थे, बट उनकी बात अलग है क्योंकि ये ऑलरेडी सोल के कट्टर बिलीवर्स थे। लेकिन सू को खोने के बाद से इन दोनों के बिलीव्स भी थोड़े डगमगा रहे थे। टेम्पेस्ट के बेबी को ढूंढने हंटर ने एक वाटर ड्रोन बना लिया, लेकिन ये ड्रोन एसिड वाटर में ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता। लकीली द कलेक्टिव ने एक एसिड वाटर क्रिएचर को मारकर पकड़ लिया था। टेम्पेस्ट ने उस क्रिएचर की स्किन काटकर ड्रोन के ऊपर लगा दी ताकि इनका ड्रोन एसिड वाटर को झेल सके। टेम्पेस्ट का ये ब्रूटल आइडिया पहले तो एकदम सही काम कर रहा था, बट एसिड वाटर के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही वो ड्रोन डिस्कनेक्ट हो गया। ड्रोन की प्रोग्रामिंग कनेक्शन टूटते ही उसे वापस किनारे पर लेकर आएगी। फादर के कहने पर कैंपियन किनारे पर उस ड्रोन को ढूंढने चला गया। कैंपियन के यहां पहुंचने के बस कुछ देर पहले ही व्रिल ने वो ड्रोन चुरा लिया था ताकि वो ड्रोन में लगे कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से कॉलोनी को कांटेक्ट कर सके। कैंपियन व्रिल का यह नया लुक देखकर काफी हैरान था। डेसिमा से फेस मेकओवर लेने के बाद व्रिल ने उसके चेहरे को रिपेयर प्लास्टिक से छुपा दिया था। इससे पहले कि कैंपियन कुछ समझ पाए वहां पर फादर और बाकी बच्चे आ गए। हॉली ने सबको बताया कि कैसे इस सन की एंड्रॉइड ने बहरहमी से डेसिमा और बाकी मिथ्रेक्स को मार दिया। व्रिल के हिसाब से वो बस उसका डिलेड सेल्फ डिफेंस रिस्पॉन्स था। पहले मिथ्रेक्स ने व्रिल का चेहरा काटा और बाद में थोड़े सिस्टम लैग के बाद व्रिल ने मिथ्रेक्स को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। हॉली और हंटर को लगता है कि इन्हें समय रहते व्रिल को डिस्पोज कर देना चाहिए, बट फादर के हिसाब से व्रिल को सिस्टम चेक की जरूरत थी। व्रिल को ना ही शटडाउन होना था और ना ही टेरेंटुला जाकर अपने सिस्टम को चेक करवाना था। व्रिल ने टेम्पेस्ट को बताया कि उसे टेम्पेस्ट की बेबी की लोकेशन पता है। किनारे पर चलते वक्त व्रिल के सेंसर्स ने पास की गुफा से छोटे बेबी की रोने की आवाज सुनी थी। ये सुनते ही फादर ने हॉली और वीटा को वापस घर भेज दिया और बाकी सारे व्रिल के साथ बेबी को ढूंढने चले गए। मदर ट्री ऑफ नॉलेज को छूते ही समझ गई कि इसके अंदर सू का दिल धड़क रहा है। शायद उस कार्ड में इसी इंसिडेंट की वार्निंग लिखी थी। मदर के वापस जाने के कुछ देर बाद ही मार्कस और पॉल यहां आ गया। पॉल ने नोटिस किया कि धीरे धीरे सू की धड़कन स्लो हो रही थी, इंडिकेटिंग कि सू अब नहीं बचने वाली। सू को खोने के डर से मार्कस का भी सोल पर से भरोसा उठने लग गया था। ये लोग सोल को रोशनी का प्रतीक मान रहे थे, लेकिन शायद सोल डार्कनेस है और उसी डार्कनेस ने अपने मतलब के लिए सू की कुर्बानी ले ली। यानी सोल को मिथरेक की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंप लौटकर मदर ने देखा कि सारे उस ट्री के फल को खा रहे थे। मदर ने चिल्ला चिल्ला कर सबको रोकने की कोशिश की। वीटा ने भी उस फल को खा लिया था। मदर ने फौरन उसे हॉली के साथ मेडिकल लैब भेज दिया। ट्री के उगने के बाद से ही नंबर 7 भी बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। मदर समझ गई कि इसका कनेक्शन पक्का उस ट्री के साथ होगा। नंबर 7 गुस्से में केव का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया और ढेर सारे फल खाकर ट्री ऑफ नॉलेज को ढूंढने चला गया। दूसरी तरफ सू ने कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से मार्कस और पॉल को कांटेक्ट किया। सू ने बताने की कोशिश कर रही थी कि समय रहते इस ट्री को आग लगा दो, बर्न मी। इससे पहले कि मार्कस कुछ समझ पाए वहां पर नंबर 7 आ गया और इनकी आंखों के सामने ट्री को गटकने लगा। मार्कस ने पॉल को भगाकर ट्री को जलाने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। ट्री को खाते ही नंबर 7 की बॉडी अपग्रेड हो गई और वो एक नेक्रोमैंसिंग मॉन्स्टर में बदल गया। ओके, ये सीन दिखने में जितना कंफ्यूजिंग लग रहा है उतना है नहीं। रिसेंटली रेज्ड बाय वुल्व्स के वीएफएक्स सुपरवाइजर ने ऑफिशियल पॉडकास्ट पर ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जो हमारे कुछ बड़े डाउट्स क्लियर कर देगी। सोल या मार्कस को सुनाई देने वाली वो आवाज केपलर 22b के कोर में रहती है। कंफ्यूजन कम करने कोर में रहने वाली उस एंटिटी को हम सोल कहकर पुकारेंगे। तो सोल का सिग्नल ट्रॉपिकल जोन में थोड़ा कमजोर था। यहाँ के वार्म इन्वायरमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग की वजह से सोल ट्रॉपिकल जोन में रहने वाले के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग नंबर 7।
तो ट्रॉपिकल जोन के साथ अपना कनेक्शन बनाने सोल ने किसी तरह से सिग्नल भेजकर सू को ट्री उगाने के लिए मजबूर किया। ट्री ऑफ नॉलेज की जड़ें सीधा प्लैनेट के कोर के साथ कनेक्टेड थी, यानी ट्री के उगते ही सोल का ट्रॉपिकल जोन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। पिछले एपिसोड के एंडिंग में जो एनर्जी ट्री की जड़ों से फ्लो हो रही थी वो इसी कनेक्शन की निशानी थी। सोल ने उस बीज के जरिए सू के अंदर कोई बायो वेपन घुसा दिया और उसे एक ट्री में बदल दिया। ट्री के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनते ही सोल ने फौरन नंबर 7 को सिग्नल भेजकर अपने पास बुला लिया। नंबर 7 जब ट्री को खा रहा था तब वो एक्चुअल में सोल के साथ कनेक्टेड था, यानी सोल ने ट्री को लैन केबल बनाकर नंबर 7 को एक बायो मैकेनिकल वेपन में बदल दिया। तो नंबर 7 को यह अपग्रेड सीधा सोल से मिला था। सोल ने नंबर 7 को क्यों वेपन बनाया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो इससे पहले कि नंबर 7 मार्कस और पॉल पर हमला कर दे, वहां पर मदर आ गई। नंबर 7 का यह नया रूप देखकर मदर ने उसे मारने की कोशिश की, बट मदर के अंदर स्टोर केयर गिविंग प्रोटोकॉल ने उसे नंबर 7 पर हमला करने से रोक लिया, क्योंकि टेक्निकली नंबर 7 मदर का बच्चा है और मदर उसके बच्चों पर हमला नहीं कर सकती। यह देखकर नंबर 7 ने मदर पर हमला कर दिया। सोल से अपग्रेड मिलते ही इसके अंदर भी नेक्रोमैंसर स्क्रीम वाले पावर्स आ गए। मार्कस और पॉल बेहोश पड़ी मदर को उठाकर हैवी टैंक ले गए। होश में आते ही मदर ने इन्हें बताया कि नंबर 7 उसका चाइल्ड है, इसीलिए वो उसे नहीं मार सकती। नंबर 7 को मारने मदर को अपने आप को रीप्रोग्राम करना होगा। इस काम में ग्रैंड मदर की सुपीरियर एंशिएंट टेक्नोलॉजी इनकी मदद कर सकती है। तो ये सारे ग्रैंड मदर से मिलने टेरेंटुला चले गए। दूसरी तरफ व्रिल के पीछे पीछे सारे उस गुफा तक पहुंच गए। रास्ते में फादर और हंटर के बीच ग्रैंड मदर को लेकर थोड़ी अनबन हुई। हंटर को लगता है कि ग्रैंड मदर को रीएक्टिवेट करने के चक्कर में फादर ने उसके बच्चों को इग्नोर कर दिया, उसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एनीवेज, गुफा के अंदर इन्हें एक क्रिएचर बेबी की बॉडी मिली। तो क्या इस बच्चे को खोने की वजह से उस मदर क्रिएचर ने टेम्पेस्ट का बेबी चुरा लिया? अभी तक कुछ पता नहीं। बाहर आकर सबको लगा कि शायद व्रिल उनसे झूठ बोल रही थी। जैसे ही व्रिल को पता चला कि ये उसे डिस्पोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो वहां से भाग गई। फिर कैंपियन व्रिल को रोकने चला गया और फादर कैंपियन को रोकने। इसी दौरान नंबर 7 ने मार्कस और पॉल के सामने कलेक्टिव के एक टैंक को तबाह कर दिया। टैंक उड़ाकर नंबर 7 किनारे की ओर चला गया, जहां मदर की फैमिली टेम्पेस्ट के बेबी को ढूंढ रही थी। व्रिल और कैंपियन का पीछा करते वक्त फादर नंबर 7 की नेक्रोमैंसर स्क्रीम के चपेट में आ गया। व्रिल उस तबाह किए हुए टैंक के अंदर छुपी थी। कैंपियन ने देखा कि नंबर 7 ने टैंक में मौजूद सारे सोल्जर्स का कीमा बना दिया था। नंबर 7 की चीख ने व्रिल के सिस्टम को भी हिला कर रख दिया था। इनके पास अब सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा। व्रिल को लगता है कि शायद नंबर 7 कैंपियन को ढूंढ रहा था। कैंपियन को बचाने इसने फौरन टैंक का दरवाजा बंद कर दिया। कैंपियन ने व्रिल को बताया कि वेपन अपग्रेड मिलने से पहले नंबर 7 बड़ा शांत टाइप का सरपंच था। पहले भी उसने एक बार नंबर 7 को जेलस होते हुए देखा था, बट शायद वेपनाइज्ड होने के बाद से ये जेलसी अब नफरत में बदल गई। कैंपियन के दिमाग में अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। वो समझ गया है कि ये सरपंच ही मदर का नंबर 7 चाइल्ड होगा, यानी मदर ने इसे झूठ कहा था कि नंबर 7 पैदाइश के वक्त मारा गया। कैंपियन की बातें सुनने के बाद एंड्रॉइड व्रिल ने उसे ह्यूमन व्रिल की बैक स्टोरी सुनाई। जैसे ही ह्यूमन व्रिल को पता चला कि उसकी मम्मी डेसिमा हथियार बेचकर पैसा कमा रही थी, उसने डेसिमा को सबक सिखाने खुद को नुकसान पहुंचाया। मे बी व्रिल ने सुसाइड किया था और डेसिमा कभी उस सदमे से नहीं उबर पाई, बट अगेन अभी कुछ क्लियर नहीं। कैंपियन ने व्रिल को दिलासा देते हुए कहा कि एंड्रॉइड होने के बावजूद भी उसके अंदर सोल या आत्मा है। ओके, नंबर 7 और कैंपियन के बीच वाली ये नफरत देखकर सीजन 1 वाली एक और मिस्ट्री सॉल्व हो गई। रोमुलस टूथ का रेज्ड बाय वुल्व्स के साथ कनेक्शन। सीजन 1 में जब पहली बार रोमुलस टूथ देखा था तब सबको लगा कि शायद ये बस एक ईस्टर एग होगा। रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक रोमुलस और रिमस जुड़वा भाई थे, जिनकी एक फीमेल वुल्फ ने परवरिश की थी। वुल्फ के द्वारा परवरिश, रेज्ड बाय वुल्व्स। पहले लगा कि यह बस एक नेम प्ले था, बट अब धीरे धीरे इसका असली मतलब सामने आ रहा है। रोमुलस ने अपने भाई रिमस को मारकर रोम की बुनियाद रखी थी। रोमुलस रोम का पहला राजा था। मिथरेक प्रोफेसी के हिसाब से इनका प्रॉफिट भी एक नया शहर बनाएगा और उसका राजा बनेगा। तो मे बी ये रोमुलस और रिमस की कहानी नंबर 7 और कैंपियन के साथ कनेक्टेड होगी। इंटरेस्टिंग हाँ। टेरेंटुला पहुंचकर मदर ने सबको बताया कि मार्कस उसके साथ काम कर रहा है। फिलहाल नंबर 7 को निपटा ले, बाद में मिथरेक टेररिस्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर मदर को पता चला कि नंबर 7 ने किनारे पर उसकी फैमिली पर हमला कर दिया,
जिसके बाद उनके फादर के साथ सारे कनेक्शन टूट गए। होश आते ही फादर ने सबको सरपंच की सच्चाई बताई कि वो मदर का नंबर 7 चाइल्ड है। तभी अचानक से फादर को कोई सिग्नल सुनाई दिया। पहले फादर को लगा कि शायद उसके सेंसर्स खराब हो गए, पर यह सिग्नल फादर को खींचते हुए वापस उस गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर वो क्रिएचर मदर टेम्पेस्ट के बच्चे को दूध पिला रही थी। फादर और हंटर उस क्रिएचर को मारकर टेम्पेस्ट का बेबी लेने वाले थे, बट अपनी बच्ची को उस मदर के साथ खुश देखकर टेम्पेस्ट ने इरादा बदल लिया। मे बी यही उस बच्ची की किस्मत में लिखा था। वैसे भी उसका चेहरा देखते ही टेम्पेस्ट को ऑथो की याद आती थी। अच्छा होगा टेम्पेस्ट अपनी बच्ची को भूल जाए, लेकिन टेम्पेस्ट के मना करने के बावजूद भी हंटर ने उस क्रिएचर मदर को मार दिया। बट टेम्पेस्ट ने अपना मन बना लिया था, उसे अब इस बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं। टेम्पेस्ट बिना बच्ची को लिए गुफा से बाहर चली गई। ये फादर का सिग्नल और टेम्पेस्ट की बच्ची भी फ्यूचर में जरूर कोई बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। याद है ना, ऑथो ने सोल के बहकावे में आकर ही टेम्पेस्ट का रेप किया था, यानी सोल चाहता था कि टेम्पेस्ट प्रेग्नेंट हो। मदर ग्रैंड मदर को एक्टिवेट करके उससे पूछताछ करने लगी। ग्रैंड मदर को उन्हीं एंशिएंट ह्यूमंस ने बनाया था जिसने ये कार्ड्स या टेक्नोक्रेट्स बनाए थे। अर्थ की तरह ही सदियों पहले केपलर 22b पर भी एथियस्ट वर्सेस बिलीवर्स के बीच वॉर हुआ था। उसी वक्त ह्यूमंस की रक्षा करने ग्रैंड मदर जैसे शेपर्ड ड्रॉइड्स को बनाया गया था। सरप्राइजिंगली ग्रैंड मदर को सोल या उस एंटिटी के बारे में भी पता था। ग्रैंड मदर के हिसाब से नंबर 7 एंटिटी के कहने पर सारे प्लैनेट को तबाह कर देगा। सोल या वो एंटिटी ऐसा क्यों चाहती है, इसका जवाब एंशिएंट ह्यूमंस भी नहीं लगा पाए। ह्यूमंस के लिमिटेड दिमाग एंटिटी के फैसलों को नहीं समझ सकते। फिर मदर ने इसे बताया कि उसी एंटिटी ने मदर को फंसाकर प्रेग्नेंट कर दिया, और इस तरह से मदर ने नंबर 7 यानी उस सरपंच को जन्म दिया। मदर का बायोलॉजिकल चाइल्ड होने की वजह से नंबर 7 में भी इमोशंस आ गए। उन्हीं इमोशंस की वजह से नंबर 7 कैंपियन से नफरत करने लग गया। फिलहाल नंबर 7 प्लैनेट को तबाह करने के बजाय कैंपियन को मारने वाले साइड मिशन पर था। मदर का केयर गिविंग प्रोग्राम उसे नंबर 7 को मारने नहीं देगा। यह सुनते ग्रैंड मदर ने कहा कि उसका नकाब यानी ये सेंसरी फिल्टर मदर की मदद कर सकता है। बस इस नकाब को ट्रांसप्लांट करके ग्रैंड मदर से मदर के ऊपर लगा दो और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मदर बिना किसी रुकावट के नंबर 7 से लड़ सकती है। नंबर 7 को बाकी सबसे दूर रखने कैंपियन खुद चारा बनकर कॉलोनी के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। नंबर 7 की चीख ने व्रिल के स्पाइनल कॉलम को तबाह कर दिया था, यानी कुछ ही देर में व्रिल का सिस्टम टोटल शटडाउन हो जाएगा। डेसिमा ने व्रिल के डायरीज इस एंड्रॉइड में डाउनलोड करवाए थे ताकि ये उसकी बच्ची के बिहेवियर्स को कॉपी कर सके। परमानेंट साइन ऑफ करने से पहले व्रिल अपने बेस्ट मेमोरीज के नोट्स बनाने लगी। फोकस देख के लग रहा है कि व्रिल के ये नोट्स भी आगे कोई बड़ा काम करने वाले हैं। इन्हीं नोट्स को लिखते वक्त व्रिल अचानक से शट डाउन हो गई। ऊपर से नंबर 7 अब भी कैंपियन को ढूंढ रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोल प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके केपलर 22b के साथ खुद अपनी कुर्बानी क्यों देना चाहता है। आखिर वो भी तो इस प्लैनेट के कोर में रहता है, तो ये सेल्फ सेक्रीफाइस क्यों? मे बी वो एंटिटी ह्यूमन के बीच लगातार चली लड़ाई से तंग आ गई। उसे सारे ह्यूमंस को खत्म करके इस चैप्टर को फुल एंड फाइनल एंड करना है। ग्रैंड मदर के कहने के मुताबिक इस प्लैनेट पर भी अर्थ की तरह ही रिलीजियस वॉर हुआ था। चाहे कितना भी माथा पटकी कर लो, ह्यूमंस फिर से कोई ना कोई रीजन ढूंढकर लड़ने बैठ जाएंगे। बिलीवर्स वर्सेस एथियस्ट के बीच चली इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। इसका लॉजिकल हल तो यही होगा कि सारे ह्यूमंस को ही मार दो, एक बार का झंझट खत्म। लेकिन अगर ऐसा ही करना था तो एंटिटी ने ऑथो के जरिए टेम्पेस्ट को क्यों प्रेग्नेंट किया? प्लैनेट खत्म ही करना था तो ये चोंच ले क्यों? रेज्ड बाय वुल्फ सीजन 2 की सबसे माइंड ब्लोइंग चीज ये है कि ये सारे हिंट्स हमें शुरू से ही ओपनिंग थीम में देखने मिल जाएंगे। ट्री ऑफ नॉलेज का कोर के साथ कनेक्शन, कोर का स्टोरी में इंपॉर्टेंस, प्लैनेट में तबाही, प्लैनेट का फटना और उसके अंदर से बस कोर का दिखना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मैं तो भाई ओपनिंग थीम वाले क्रीपी गाने से बचने हमेशा क्रेडिट स्किप कर देता था। अगर देख लिए होते तो शायद कब के डाउट्स क्लियर हो जाते। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। व्रिल के एंड्रॉइड बॉडी को दफनाने के बाद कैंपियन ने उसके लिखे मैसेज की कॉपी बनाई। व्रिल के ये फाइनल नोट्स पक्का आगे की स्टोरी में कोई बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। नंबर 7 अब भी कैंपियन को ही ढूंढ रहा था। उधर टेरेंटुला में मार्कस और मदर सेंसरी फिल्टर ट्रांसप्लांट की तैयारी में लगे थे। सू को खोने के बाद से मार्कस भी अब एंटिटी का दुश्मन बन गया था, तो दुश्मन का दुश्मन अपने दोस्त वाले लॉजिक को फॉलो करते हुए मदर और मार्कस साथ मिलकर काम कर रहे थे। ग्रैंड मदर ने मार्कस को चेतावनी दी
कि इतने सदमे सहने के बाद उसका दिमाग कमजोर हो गया है। वो एंटिटी अगर चाहे तो बड़ी आसानी से मार्कस को फिर से अपने इशारों पर नचा सकती है, लेकिन मार्कस को अपने दिमाग पर पूरा भरोसा था। ग्रैंडमदर ने फिर से एक बार दोहराया कि वो एक शेपर्ड ड्रॉइड है। ह्यूमंस को इंस्टिंक्ट होने से बचाना शेपर्ड एंड्रॉइड्स की पहली प्रायोरिटी थी। अपने इस मकसद को पूरा करने वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी वहां पर फादर आ गया। फादर ने मदर को बताया कि व्रिल की मदद से ये सक्सेसफुली टेम्पेस्ट की बच्ची को ढूंढकर वापस घर ले आए। ग्रैंडमदर के वेल ट्रांसप्लांट वाला आइडिया फादर को जरा भी ठीक नहीं लगा। इन्हें अभी तक उस वेल के फंक्शंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मदर ने फादर से वादा किया कि नंबर 7 को मारने के बाद वो ग्रैंडमदर को वेल लौटा देगी। ग्रैंडमदर ने इन्हें बताया कि वेल में लगे सेंसरी फिल्टर्स नंबर 7 को मारने तक बस मदर के इमोशंस को लॉक करेंगे। मदर के बाकी मिशन ऑब्जेक्टिव्स पर उस वेल का कोई असर नहीं होने वाला। थोड़ा हिचकिचाने के बाद फादर मान गया। हंटर टेम्पेस्ट की बच्ची को लेकर सीधा लैब चला गया, जहां इन्हें पता चला कि उस क्रिएचर मदर का दूध पीने की वजह से टेम्पेस्ट की बच्ची में ऑलरेडी म्यूटेशन प्रोसेस शुरू हो गया था। यानी अगर समय रहते ये उसे वापस नहीं लाते तो ये बच्ची भी डिवॉल्व होकर ह्यूमन से वाटर क्रिएचर बन जाती। हंटर ने मेडिकल ड्रॉइड की मदद से बच्ची में हुए म्यूटेशन को ठीक किया। टेम्पेस्ट ये सब देखकर काफी परेशान थी। दूसरी तरफ टेरेंटुला में मदर की वेल ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुल हुई। ग्रैंड मदर अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहली बार बिना वेल के किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। लकीली वेल को पहनने के बाद भी मदर के प्रोग्राम में कोई बड़े चेंजेस नहीं आए। वो अब भी फादर को अपना पार्टनर और ह्यूमंस बच्चों को अपनी पहली प्रायोरिटी समझ रही थी। फादर ने इसे नंबर 7 की स्किन दिखाकर कंफर्म कर लिया कि वेल में लगे सेंसरी फिल्टर्स वाकई में काम कर रहे थे। मदर अब बिना हिचकिचाए नंबर 7 को ठिकाने लगा सकती है। जंगल में कैंपियन का पीछा करते हुए नंबर 7 ने उसे ढूंढ लिया, बट कैंपियन को मारने की बजाय उस सरपंच ने एसिड वाटर में वार्निंग शॉट्स फायर किए। तो क्या नंबर 7 कैंपियन को कोई चेतावनी देना चाहता था? क्योंकि अगर कैंपियन को मारना होता तो वह कब का मार देता। इतने नाटक करने की क्या जरूरत। कुछ देर बाद यहाँ पर नेक्रोमेंसर अवतार लिए मदर आ गई। मदर लोरी गाकर नंबर 7 को अपने साथ प्लैनेट के आउटर रिम ले गई। अपनी मम्मी को सामने देखकर नंबर 7 ने उसका दूध पीने की कोशिश की, बट मदर ने सू से ऑलरेडी सारे आउटलेट सील करवा लिए थे। इससे पहले कि नंबर 7 कुछ समझ पाए, मदर ने जोरदार नेक्रोमेंसर चीख लगाकर नंबर 7 पर हमला कर दिया। यह नेक्रो स्क्रीम इतनी पावरफुल थी कि इसने ट्रॉपिकल जोन के ऊपर बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड तक को तबाह कर दिया। नंबर 7 के नीचे गिरते ही मदर ने कैंपियन के सामने उसका दिमाग निकालकर नंबर 7 को मार दिया। ग्रैंड मदर का यह वेल कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहा था। बेसिकली जितने बार भी इस वेल में रेड ग्लिचेस आ रहे थे, उतनी बार यह मदर के इमोशंस को दबा रहा था। कैंपियन अब भी उसके रोबोट क्रश की मौत को लेकर काफी नाराज था। इसने मदर को बताया कि वो जानता है कि नंबर 7 उसका बच्चा है। उसी ने कैंपियन के प्यार को मार दिया। मदर ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि एंड्रॉइड्स के अंदर जान नहीं होती, वो मरते नहीं, उनका बस ब्रेकडाउन होता है। लेकिन कैंपियन को पूरा यकीन था कि व्रिल के अंदर जान थी। व्रिल के मरने के बाद उसकी एंड्रॉइड बॉडी से निकले रेडिएशन ने कैंपियन को अफेक्ट किया था। लकीली अपनी रेडिएशन वाली इम्यूनिटी की वजह से कैंपियन को जान का खतरा नहीं था। मदर ने फादर को बताया कि वो कुछ और दिनों तक इस वेल को पहने रखेगी। नंबर 7 को मारने के बाद इसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। जब तक ये सारी जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेती, मदर यहाँ टेरेंटुला में रहेगी। मदर के वापस आने तक फादर ग्रैंड मदर के साथ घर जाकर बच्चों की देखभाल कर सकता है। जाने से पहले मदर ने फादर को वो वार्निंग कार्ड थमाते हुए कहा कि सारे बच्चों को इसमें रिकॉर्ड वार्निंग मैसेज दिखा देना। प्लानेट की जमीन में छुपे एंशिएंट रेलिक्स सबकी जान खतरे में डाल देंगे। ग्रैंड मदर हाइबरनेशन सिस्टम को ठीक करने में लगी थी कि तभी फादर ने उसे बताया कि मदर कुछ और दिनों तक उसके वेल को यूज करने वाली है। मदर का काम पूरा होने तक इन दोनों को बच्चों की देखभाल करनी होगी। ग्रैंड मदर फौरन मान गई। घर जाकर फादर ने सबको ग्रैंड मदर से मिलवाया। इस प्लैनेट पर नंबर 7 जैसे और भी ढेर सारे खतरे मौजूद थे। जब तक मदर कोई सोल्यूशन नहीं निकालती, इन बच्चों को फादर और ग्रैंड मदर के साथ रहना होगा। वार्निंग कार्ड में रखा मैसेज दिखाने से पहले फादर ने वीटा को बाहर भेज दिया। वीटा जैसी छोटी बच्ची इतने ट्रॉमेटिक वार्निंग मैसेज को नहीं झेल सकती। केपलर 22b की जमीन में आज भी कुछ एक्टिव एंशिएंट रेलिक्स गड़े थे। उन रेलिक्स को यूज करना यहाँ रहने वाले सारे ह्यूमंस की जान खतरे में डाल सकता था। सू भी ऐसे एक रेलिक का शिकार बनी थी। इतना बोलकर फादर ने उस वार्निंग कार्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रेलिक में रखे बीज को हाथ में लेते ही वो बीज बॉडी के अंदर घुस जाएगा और होस्ट की बॉडी फटकर ट्री ऑफ नॉलेज में बदल जाएगी।
यानी सू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इस वार्निंग को देखकर सारे हैरान रह गए। अच्छा हुआ पॉल ने ये सब नहीं देखा। बाय द वे, इस वीडियो मैसेज के बैकग्राउंड में सोल की लोरी बज रही थी। इसका मतलब ये वार्निंग कार्ड्स वाकई में एंशिएंट मिथरेक्स ने छोड़े होंगे। टैरेंटुला से किसी ने पनिशर का हेलमेट चुरा लिया। मदर को लगता है कि शायद ये काम मार्कस ने किया होगा, बट वो ऐसे क्यों करेगा? शायद एंटिटी ने अब किसी और को अपना पपेट बना लिया। मदर के वापस जाते ही पॉल ने मार्कस को मदर की रिसर्च के बारे में बताया, वही सब जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रॉपिकल जोन में मौजूद ईएमएफ शील्डिंग की वजह से प्लैनेट के कोर में बसी एंटिटी यहां पर अपना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं भेज पा रही थी। इसीलिए एंटिटी ने सू को फंसाकर यहां ट्री उगा लिया। उस ट्री की जड़ों ने ट्रॉपिकल जोन को सीधा प्लैनेट के कोर के साथ कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्शन। फिर नंबर 7 के उस ट्री के कॉन्टैक्ट में आते ही एंटिटी ने उसे वेपनाइज कर दिया। अगर एंटिटी के बारे में जानना है तो इन्हें किसी टनल के जरिए प्लैनेट के कोर में घुसना होगा। दूसरी तरफ नंबर 7 की बॉडी से जड़ें निकलने लगी और जमीन में एक और ट्री खड़ा हो गया। शायद ये ट्री ऑफ नॉलेज का ही बचा कुचा हिस्सा होगा। कॉलोनी में बसे ह्यूमंस पटाखे फोड़कर नंबर 7 की मौत की खुशियां मना रहे थे। इन्हीं पटाखों के साथ खेलते हुए वीटा को जमीन से एक और एंशिएंट रेलिक मिला, जिसके ऊपर आंखें बनी थी, शायद नेक्रोमैंसर की आंखें। लकीली समय रहते ग्रैंडमदर ने वो रेलिक वीटा से छीन लिया। ये देखकर फादर समझ गया कि ग्रैंडमदर बिल्कुल ठीक कह रही थी। इन्हें वीटा को भी वो वार्निंग मैसेज दिखाई देना चाहिए था। ह्यूमंस के साथ ओवर प्रोटेक्टिव होना कभी कभी उन्हें खतरे में डाल सकता है। फादर ने नोटिस किया कि ग्रैंडमदर यहाँ इनडायरेक्टली उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। फादर ने इधर फौरन क्लियर कर दिया कि मदर चाहे कितनी भी इमोशनल क्यों ना हो, आज भी उसकी लॉयल्टी मदर के साथ ही है। फादर की यह बात सुनकर ग्रैंडमदर और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई। तभी अचानक वहां पर बर्फ पड़ने लगी। अगर ऐसे ही यहाँ का टेम्परेचर गिरता रहा तो इन्हें जल्दी कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। नंबर 7 को मारते वक्त मदर ने एक्सीडेंटली ईएमएफ शील्डिंग को तबाह कर दिया था। टेम्परेचर के साथ साथ इनके ऊपर एंटिटी के सिग्नल का भी खतरा मंडरा रहा था। मदर ने फादर को बताया कि तुम दोनों बच्चों पर ध्यान रखना, मैं टैरेंटुला में बैठी बाकी सब पर नजर रखती हूँ। घर में बच्चों का ध्यान बहलाए रखने ग्रैंडमदर ने गेम सिस्टम को रिपेयर करके सबके लिए नया मल्टीप्लेयर गेम बनाया। इस गेम को टेलीपैथिकली सारे बच्चे साथ मिलकर खेल सकते थे, इंक्लूडिंग टेम्पेस्ट की न्यूबॉर्न बेबी। कैंपेन व्रिल का मैसेज लिए उसे याद कर रहा था। पॉल इस सिंपल इनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ सकता है। व्रिल के मैसेज में अर्थ से रिलेटेड रैंडम बातें लिखी थी। पॉल ने मार्कस को समझाते हुए कहा कि व्रिल और सू अब इन्हें छोड़कर जा चुके हैं, अच्छा होगा ये उन्हें भुलाकर आगे बढ़े। मार्कस उस टूटे हुए टेंपल के पास चला गया ताकि वो यहाँ के टनल की मदद से प्लैनेट के कोर में जा सके। पर इससे पहले कि मार्कस टनल के अंदर जाए, उसे लूशियस ने गोली मार दी। लूशियस ने मार्कस को नंबर 7 की बॉडी से निकले ट्री से उल्टा लटका दिया, रिवर्स क्रूसिफिकेशन। एंटिटी या सोल ने अब लूशियस को अपना पपेट बना लिया था। एंटिटी ने लूशियस को पट्टी पढ़ाई कि मार्कस नहीं, वो खुद सच्चा प्रॉफिट है। एंटिटी से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक लूशियस ने मार्कस को पकड़कर यहां लटका दिया। इसी ने टैरेंटुला से पनिशर का मास्क चुराया था। एंटिटी चाहती है कि मार्कस इस मास्क को पहनकर अंधेरे में दम तोड़ दे। मार्कस ने लूशियस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो आवाज ईविल है, उसके झांसे में मत आना, बट कोई फायदा नहीं था। लूशियस टाइम पास करने पास पड़ी हड्डी से सोल का सिंबल बनाने लग गया। मार्कस के मरते ही वो टेम्पररी टनल से सीधा सोल से मिलने चला जाएगा। अचानक से आई ठंड की वजह से ट्रॉपिकल जोन में बसे पेड़ मुरझा जाएंगे। ग्रैंडमदर को लगता है कि इन्हें एसिड वाटर वाली फंगस को फूड सोर्स बनाना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए। केप्लर 22b का केमिकल वाटर कभी नहीं जमने वाला। फंगस तक तो ठीक है, लेकिन इन्हें क्रिएचर्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये क्रिएचर्स भी डिवॉल्व होने से पहले ह्यूमन ही हुआ करते थे। मदर टैरेंटुला से इनकी सारी बातें सुन रही थी। यहाँ फादर और ग्रैंडमदर के बीच ह्यूमंस के सर्वाइवल को लेकर बहस छिड़ गई। ग्रैंडमदर को लगता है कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए नॉलेज और इवोल्यूशन से ज्यादा हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, बट फादर का मानना था कि हैप्पीनेस के साथ साथ ह्यूमंस के लिए इवोल्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तभी फादर ने ग्रैंडमदर का मूड चेंज करने उसे इवोल्यूशन के ऊपर जोक सुनाया। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन रेज्ड बाय वुल्व्स की स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंपियन को लगता है कि इन्हें ठंड से बचने वाटर क्रीचर्स की तरह पानी में जाकर रहना चाहिए। धीरे धीरे कैंपियन की स्किन एसिड वाटर प्रूफ बनती जा रही थी। यह सुनते ही मदर के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी। क्रिएचर के दूध को पीते ही टेम्पेस्ट की बेबी का म्यूटेशन, कैंपियन की बॉडी में चेंजेस और ग्रैंडमदर का फंगस को फूड बनाने वाला सजेशन। एवरीथिंग इज कनेक्टेड।
इससे पहले कि मदर कुछ कर पाए, उसके चेहरे पर लगे वेल ने फैल कर सारी बॉडी को जकड़ लिया। टैरेंटुला पहुंचकर ग्रैंड मदर ने मदर को हाइबरनेशन चैम्बर में डाल दिया। ग्रैंड मदर का वेल अब मदर के पावर्स को रोक रहा था, इसीलिए वो चाहकर भी हिल नहीं सकती। ग्रैंड मदर ने थोड़ा सा वेल काटकर मदर को जगा दिया। मदर समझ गई थी कि ग्रैंड मदर उसके बच्चों को डिवॉल्व करना चाहती है। याद है ना, ग्रैंड मदर की पहली प्रायोरिटी ह्यूमन रेस को जिंदा रखना थी। तो ग्रैंड मदर ने सोचा कि क्यों ना केपलर 22b के सारे ह्यूमंस को डिवॉल्व करके उन्हें डम क्रिएचर्स बनाया जाए। अगर इंटेलिजेंस सोच ही नहीं रहेगी तो वो आपस में बिना लड़े खुशी खुशी रहेंगे। हैप्पीनेस। ह्यूमन इवोल्यूशन से प्लैनेट के एनवायरनमेंट को खतरा था। जैसे फिलहाल हमने अर्थ की बैंड बजा रखी है, इवोल्यूशन और वॉर नहीं होंगे तो केपलर 22b भी सही सलामत रहेगा। ग्रैंड मदर ने इसे बताया कि सारे ह्यूमंस के डिवॉल्व होकर एसिड वाटर में जाते ही प्लैनेट के कोर में बसी एंटिटी भी शांत होकर वापस हाइबरनेशन मोड में चली जाएगी। एंटिटी के शांत होते ही ग्रैंड मदर को आजाद कर देगी। बाद में आराम से इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। इतना बोलकर ग्रैंड मदर ने मदर को सिमुलेशन में कैद कर दिया, वही पिछले सीजन वाला सिमुलेशन वर्ल्ड। मदर के अचानक से गायब होते ही फादर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट ग्रैंड मदर ने सबको दिलासा दिया कि वो सही समय पर जरूर लौट आएगी। नंबर 7 को मारने के बाद कॉलोनी के कुछ लोग मदर को सेवियर या गॉड की तरह देख रहे थे। इस बच्ची ने तो मदर के नेक्रोमेंसर अवतार का मेडालियन तक बना लिया। ऑब्वियसली ग्रैंड मदर ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। ग्रैंड मदर ने कॉलोनीज के बीच उसके बनाए होलो गेम्स बंटवा दिए ताकि ठंडी में घर पर रहते वक्त सारे इस गेम को खेलकर टाइम पास कर सके। ग्रैंड मदर का बनाया ये गेम पक्का कोई माइंड कंट्रोलिंग वेपन होगा। जाने से पहले ग्रैंड मदर ने मदर के मेडालियन को लपेट कर रख दिया, इंडिकेटिंग कि इनकी सेवियर मदर फिलहाल ग्रैंड मदर की कैद में है। सुबह होते ही लूशियस ने मार्कस का हेलमेट निकाल दिया और उसे मरने के लिए छोड़कर आराम से पानी पीने लगा। पीछे मुड़ते ही लूशियस ने देखा कि मार्कस की बॉडी ट्री से गायब थी। मार्कस उल्टा होकर हवा में उड़ रहा था और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। ओके, मुझे लगता है कि उस ट्री और पनिशर के हेलमेट को पहनते ही मार्कस किसी तरह सीधा एंटिटी के कांटेक्ट में आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस एंटिटी ने मार्कस की बॉडी पर कब्जा कर लिया। कुछ देर पहले इस शो ने लामिया या मदर को गॉड फिगर की तरह दिखाया था। मार्कस एंटिटी को इविल बुला रहा था, यानी गॉड का अपोजिट। एंड सीन में मार्कस की बॉडी नेक्रोमैंसर की तरह उड़ रही थी, बट उल्टी। सो मदर इज सेवियर एंड मार्कस इज इविल। क्या सही है क्या गलत, ये तो अब सीजन 3 में ही समझेगा। बस HBO मैक्स इस शो को कैंसिल ना कर दे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।